गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल डेली प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको मालूम है, सिविल डेली प्लेटफॉर्म पर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट स्टडी करते हैं। लेकिन आज हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को शुरू नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जो कि नंबर ऑफ लेक्चर्स में आने वाले टाइम में होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। भले ही हमारे सिलेबस का हिस्सा ना हो, लेकिन हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, होता ये है कि जब स्टूडेंट पास आउट होता है और वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम शुरू करता है या कहीं भी वो जॉइन करता है एज अ ट्रेनी, एज अ फ्रेशर, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि प्रैक्टिकल रियल लाइफ में जो काम होता है वो कैसे होता है, किस बेसिस पे होता है, तो उसके लिए क्या नॉलेज उसे अक्वायर करना है। तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिल्डिंग बायलॉज, जो कि शायद हमारे कॉलेज के सिलेबस का हिस्सा नहीं है। चाहे आप डिप्लोमा के सिलेबस की बात करें, बीटेक के सिलेबस की बात करें, वहाँ पर हमें बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ाया जाता है, लेकिन बिल्डिंग बायलॉज का बहुत ज़्यादा डिस्कशन वहाँ पर हमारे साथ नहीं किया जाता है। तो बिल्डिंग बायलॉज क्या है, इसे हम लोग समझेंगे। और आप किसी भी स्टेट के हैं, अगर आप एक स्पेसिफिक स्टेट का बायलॉज समझ लेते हैं, तो आपके अपने स्टेट के बायलॉज को समझने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो हम लोग इस लेक्चर में, ये लेक्चर बहुत स्लो होने वाला है, बहुत स्पीडी होने वाला है, और इसके बाद के लेक्चर्स भी बहुत स्लो स्लो होंगे। तो अगर आपको इंटरेस्ट है कि आपको ये पता हो कि हमारे स्टेट का बायलॉज क्या है, हमारे स्टेट का बायलॉज क्या है, मतलब हमारे स्टेट में जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं, उस कंस्ट्रक्शंस का नियम क्या है। चूँकि अगर हमें ये जानकारी नहीं होगी कि हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में जो काम हो रहा है, उस काम को करने में, उस काम को, उससे उससे रिलेटेड कंस्ट्रक्शन के प्लानिंग में किस तरह के बायलॉज़ को, किस तरह के नियम को फ़ॉलो करना पड़ता है। तो आप जैसे बोल सकते हैं ना कि हम लोगों को किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए एक पूरे के पूरे वर्क ऑर्डर की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में जो कंस्ट्रक्शन करते हैं या प्लानिंग करते हैं, तो उस प्लानिंग के लिए पूरे के पूरे एक जो सिस्टम की ज़रूरत होती है, एक पूरे के पूरे आप बोल सकते हैं लॉज़ की ज़रूरत होती है, नियम की ज़रूरत होती है। उसी को बिल्डिंग बायलॉज़ बोला जाता है। तो इसी बिल्डिंग बायलॉज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैंने यूट्यूब पे इस चीज़ को बहुत अच्छे से सर्च किया है, तो आपको यूट्यूब पे इस टॉपिक पे एक भी एक सिस्टमैटिक तरीके से लेक्चर अवेलेबल नहीं है जो आपको इस टॉपिक को समझने में हेल्प करे। और होता ये है कि जब आप साइट पे पहुँचते हैं, तो आपको ये समझ नहीं आता है एज अ फ्रेशर कि हम लोग इन चीज़ों से डील कैसे करें, हम लोग बायलॉज को कैसे समझें, और ये बायलॉज कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हमें ऑन साइट पता नहीं होती है। तो ये इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, और बेहतर तरीके से, चाहे लेक्चर बहुत ज़्यादा हो, लेकिन कोशिश करेंगे बेहतर तरीके से पूरे बायलॉज को हम लोग कवर करें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस बायलॉज से, हमारे झारखंड के बिल्डिंग बायलॉज के बारे में और इससे रिलेटेड। देखिए, झारखंड में जो बिल्डिंग बायलॉज सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया, वो 2016 में किया गया। 2016 में हमारे पास सबसे पहले बिल्डिंग बायलॉज इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन क्या 2016 से पहले हमारा जो प्लान, मतलब हाउस प्लानिंग है या किसी भी तरह कंस्ट्रक्शन है, वो किसी भी नियम से नहीं हो रहा था क्या? बिल्कुल, उससे पहले भी जो हमारा कंस्ट्रक्शन है वो एक प्रॉपर नियम के तहत हो रहा था। लेकिन चूँकि 2011 में सबसे पहले हमारा जो म्युनिसिपल एक्ट है, वो हमारा झारखंड में लागू हुआ, और 2011 में म्युनिसिपल एक्ट लागू होने के बाद सबसे पहले ये ज़रूरत थी कि जो भी नियम है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नियम है, उसको रेगुलेट किया जाए। और उसी के लिए 2016 में जो बिल्डिंग बायलॉज़ है, उसको लागू किया गया। और टाइम टू टाइम बहुत बार हम लोगों को इसमें अपडेट देखने के लिए मिले, और अपडेट्स आते रहते हैं एक्चुअली। जब आप इस फील्ड से जुड़े रहोगे, जब आप ऑन साइट काम करोगे, तो आप अगर मान के चलो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से कहीं न कहीं रिलेटेड हो, तो आपको सारे अपडेट्स पता होने चाहिए, और वो आप खुद समझ जाओगे जब इतनी सारी पीडीएफ्स वगैरह सब कुछ आप देख लोगे, समझ लोगे तो। तो सबसे पहला अमेंडमेंट जो आया था वो 15th मई को आया था 2017 में। इसके बाद इसे फिर से अपडेट किया गया 17th जुलाई को। इसके बाद इसे फिर से अपडेट किया गया, थर्ड अमेंडमेंट 26 फरवरी को आया। फिर फोर्थ अमेंडमेंट इसको जो है 10th जून 2019 को आया। इसके बाद 6 मई को 2019 को एक और अपडेट आया। तो ये नंबर ऑफ अपडेट्स हैं, अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट मतलब पुराने वाले में कुछ बदलाव या कुछ नया ऐड वो किया गया बिल्डिंग बायलॉज में। तो इन सारे को हम लोग समझेंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हम लोग बिल्डिंग बायलॉज 2016 को समझें। तो चलिए हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग एक नोटिफिकेशन देख लेते हैं, जो कि सबसे पहले जारी किया गया था बायलॉज से पहले। बायलॉज में ये नोटिफिकेशन एडेड है। इस नोटिफिकेशन में क्या मेंशन है, उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके बाद फिर हम लोग सीधा बायलॉज के पीडीएफ पे चलेंगे, और उसे समझने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप की क्या क्या हमें वहाँ पर देखना है। तो इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कॉन्फर्ड अंडर सेक्शन 434 ऑफ द झारखंड म्युनिसिपल एक्ट 2011। तो झारखंड म्युनिसिपल एक्ट 2011 के सेक्शन 434 के अंदर स्ट्रेंथन करने के लिए और कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए, जो भी एग्जिस्टिंग रूल है ऑन दिस सब्जेक्ट, उसके लिए झारखंड गवर्नमेंट एक नया बायलॉज इंट्रोड्यूस कर रही है 2016, जो कि इन्फोर्सेबल होगा कहाँ कहाँ पर,
सारे रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी में, अर्बन लोकल बॉडीज़ में, मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी में और ऑल इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी में। कहने का मतलब है कि पूरे के पूरे झारखंड में जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है, उन सारे डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में ये बायलॉज़ जो है वो अ, इन्फोर्सेबल होगा, जो कि बिल्डिंग बायलॉज 2016 के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया अंडर सेक्शन 434 ऑफ झारखंड म्युनिसिपल एक्ट 2011। तो ये नोटिफिकेशन सबसे पहले जारी किया गया था और ये नोटिफिकेशन का डेट आप देख सकते हो 5 ऑफ अप्रैल 2016। तो इसी जो आपके नोटिफिकेशन पे जो है पूरा का पूरा बायलॉज इसके बाद हम लोग समझने वाले हैं। तो अभी हम लोगों ने नोटिफिकेशन को देखा कि ये नोटिफिकेशन हमारा जारी किया गया था और इसे फिर कॉपीज़ वगैरह में अलग-अलग सभी डिपार्टमेंट्स को भेज दिया गया। हमें शुरुआत कहाँ से करना है? हमें शुरुआत करना है इसके इंडेक्स से। हम लोग ए टू ज़ेड हर एक चीज़ को समझने वाले हैं, ताकि ये ना लगे भाई ये छूट गया, ये हो जाना था, तो या ये इम्पोर्टेंट था। तो हम लोग एक-एक चीज़ को समझेंगे। तो एक्चुअली क्या है कि आपका जो पूरा बिल्डिंग बायलॉज़ है, वो चैप्टर्स में डिवाइडेड है, अलग-अलग चैप्टर्स में, ठीक है? जिसमें कि अ, हम लोग एक-एक करके सारे चैप्टर को कवर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो हमारा यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर है जिसमें कि डेफ़िनेशन है। डेफ़िनेशन का मतलब क्या है? जितना भी शॉर्ट टाइटल, जितना भी एक्सटेंट या कमेंसमेंट है पूरे के पूरे बायलॉज़ में या जो भी डेफ़िनेशंस है, जो भी छोटी-छोटी चीज़ें बायलॉज़ में हमें आगे देखने के लिए मिलेगी, तो वो सबको इंट्रोड्यूस किया गया है चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है? अगर हम लोग चैप्टर सेकंड की बात करें, तो चैप्टर सेकंड में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? तो चैप्टर सेकंड में हमें देखने के लिए मिलेगा इसकी एडमिनिस्ट्रेशन वाला हिस्सा हमें देखने के लिए मिलेगा, इसकी एप्लीकेबिलिटी देखने के लिए मिलेगी, डीम्ड परमिशन देखने के लिए मिलेगा, एप्लीकेशंस फॉर्म जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, उनकी कॉपीज़ देखने के लिए मिलेगी, एप्लीकेशन फॉर बिल्डिंग परमिट के लिए जो एप्लीकेशन जो रिक्वायर्ड होता है, उसकी कॉपी देखने के लिए मिलेगी, सर्टिफिकेट्स एंड क्लियरेंस की कॉपी जो है वो सब देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद साइनिंग द प्लान, फीस, परमिशन, ड्यूरेशन ऑफ परमिशन, इंफॉर्मेशन एट द साइट कंस्ट्रक्शन, पीरियड रिपोर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इंस्पेक्शन, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगी एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट में। कंप्लीटेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन, सर्टिफिकेट फॉर ऑक्यूपेंसी, कंस्ट्रक्शन नॉट अकॉर्डिंग टू प्लान, सिंगल विंडो क्लियरेंस, कंस्ट्रक्शन नियर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन नियर रिवर फ्रंट, अनसेफ बिल्डिंग, demolition of building application, responsibility and duty of owner, builder and applicant, इसके बाद responsibility of authority। तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, वो हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। हम लोग यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी कॉपीज़ हमें देखने के लिए मिलेंगी कि एप्लीकेशन फॉर्म किस-किस कौन-कौन सी फॉर्म्स अवेलेबल होती है। उसके बाद जो प्रोसेस है पूरे के पूरे कंस्ट्रक्शन में, कि आप किसको अनसेफ बिल्डिंग बोलोगे, आप बिल्डिंग का जो डिमोलिशन एप्लीकेशन है वो सारी चीज़ें, अलग-अलग जो ड्यूटीज़ होती है वो सब की पूरी डिटेल्स यहाँ देखने के लिए मिलेगी। तो ये सबको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। इसके बाद जो आपका थर्ड वाला पार्ट है, उसमें हम लोग लैंड यूज़ क्लासिफिकेशन एंड परमिसिबल यूजेस, इसके बारे में हमें डिस्कशन मिलेगा, जहाँ पे जो पूरा का पूरा झारखंड का एरिया है उसको अलग-अलग ज़ोन में डिवाइड किया गया है। एक म्युनिसिपल एरिया को अलग-अलग ज़ोन में डिवाइड किया गया है, उसके बारे में हमें आइडिया मिलेगा। डिफरेंट यूज़ ऑफ लैंड, उसके बारे में हमें आइडिया मिलेगा लैंड यूज़ क्लासिफिकेशन में। इसके बाद हमें जनरल रिक्वायरमेंट, देखिए ये जो हिस्सा हो जाता है जनरल रिक्वायरमेंट वाला, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनरल रिक्वायरमेंट हमें सबसे ज़्यादा समझने की एज ए इंजीनियर ज़रूरत है कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्या-क्या जो जनरल रिक्वायरमेंट है वो हमारा है। जैसे कि रिस्ट्रिक्शन ऑन परमिशन, कि रिस्ट्रिक्शन कब-कब है, उसके बारे में आइडिया मिलेगा। रिक्वायरमेंट ऑफ साइट, साइट का जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके बारे में आइडिया मिलेगा। डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल लाइन, कि किसी भी तरह की इलेक्ट्रिकल लाइन है तो उससे क्या डिस्टेंस होना चाहिए, प्लांटेशन कितना होना चाहिए, मीन्स ऑफ एक्सेस कितना होना चाहिए, मिनिमम साइज ऑफ प्लॉट एंड रोड विड्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने विलेज में, अपने सिटी में देखते हो ना कि मिनिमम का प्लॉट का क्या साइज है और उसके सामने क्या रोड विड्थ अवेलेबल होना चाहिए, जिससे वहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमें आइडिया मिलेगा। मिनिमम सेटबैक, हाइट एंड नॉन हाइट फॉर नॉन हाई राइज बिल्डिंग्स, ये सारी जानकारी हमें मिलेगी। minimum setback for high rise building, general condition for setback, floor area ratio, height of a building, off street parking space, requirement of पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग, उसके बाद एग्जिट रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलेगी यहाँ पर जनरल रिक्वायरमेंट में। और अगर आप बात करोगे एज अ सिविल इंजीनियर तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि जनरल रिक्वायरमेंट है, जो एज अ इंजीनियर आपको पता होना चाहिए। लेकिन क्या है ना कि आप जब तक इंट्रोडक्शन वाला हिस्सा कवर नहीं करोगे, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जब तक आप इंट्रोडक्शन को नहीं देखोगे तब तक आप ये जो जनरल रिक्वायरमेंट है इसमें आप नहीं जा सकते, आपको समझ में नहीं आएगा ये वाला हिस्सा। जैसे मान के चलो, जब तक आप डेफिनेशन नहीं समझते हो, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं समझते हो, तब तक आपको ये जनरल रिक्वायरमेंट बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ गूगल में अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन ये आपको वहाँ से समझ में नहीं आएगा सीधा-सीधा। तो एक-एक चीज़ को हम लोग इन डेप्थ जा करके समझने की कोशिश करेंगे।
इसके बाद एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर सेफ्टी एंड सर्विसेज, चैप्टर 5 है हमारा। इसके बाद ग्रुप हाउसिंग जो एक अलग पार्ट है, ये सारी टर्म्स आपको नए लग रहे होंगे, क्या है ग्रुप हाउसिंग। तो जब हम लोग स्टार्टिंग में उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वहाँ पे कुछ कवर करेंगे, और जैसे जैसे टॉपिक आएगा वैसे वैसे हम लोग उसको कवर करते जाएंगे। इसके बाद द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल ऑक्यूपेंसी, जैसे कि सेमी डिटैच्ड एंड रॉ हाउसिंग, शॉप कम रेसिडेंस, रिक्वायरमेंट फॉर स्पेशल ऑक्यूपेंसीज। तो अलग अलग तरह की स्पेशल ऑक्यूपेंसी है, जैसे कि फार्म हाउस, आप कुछ नया कर रहे हो, अलग बना रहे हो, फार्म हाउस बना रहे हो, पेट्रोल पंप बना रहे हो, एलपीजी जो है उसके लिए आप प्लांट कर रहे हो, या कोई भी अलग स्पेशल कर रहे हो, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो हमारा मेंशन है चैप्टर 7 में। चैप्टर 8 में हमारा क्या है कि डेवलपमेंट एंड सब डिवीजन ऑफ लैंड, तो ये उससे उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स अवेलेबल है। इसके बाद हमारा कंपाउंडिंग पेनल्टीज एंड कॉम्प्लेंस, ये वाला हिस्सा जो है बहुत ज़्यादा बदल चुका है, चैप्टर जो आपको 9th में अवेलेबल है, कि पेनल्टीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज हो चुका है, रिस्ट्रिक्शन ऑन कंपाउंडिंग जो है उसमें कुछ कुछ अपडेट्स आ चुके हैं। इसके बाद ई गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी, ये बहुत ज़्यादा हमारे प्लानिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नहीं है, चूँकि एज इंजीनियर हमें बस वो खास के ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए जो कंस्ट्रक्शन में हमें बहुत ज़्यादा डेली हमेशा ज़रूरत पड़े। इसके बाद अफोर्डेबल हाउसिंग का जो डेफिनेशन है उससे रिलेटेड, अफोर्डेबल हाउसिंग हाउसिंग से रिलेटेड सारी यहाँ पे डिटेल्स है। इसके बाद रिपील एंड सेविंग इंटरिम डेवलपमेंट प्लान एप्लीकेबिलिटी, ये सारी टॉपिक्स हैं, इससे रिलेटेड छोटे छोटे टर्म है जो हमें पता होना चाहिए। तो इसके बाद जो हमारा सबसे अल्टीमेट में हमारा अलग अलग एनेक्चर अवेलेबल है। तो ये सब कुछ जो अभी तक आपने यहाँ से यहाँ तक शुरू से आखिरी तक देखा, तो ये अभी लग रहा होगा कि बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम लोग पार्ट बाई पार्ट करके छोटी छोटा, बिल्कुल छोटे छोटे से लेक्चर में 10-10 मिनट 20-20 मिनट के लेक्चर में हम लोग इसको पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग अपना रिव्यू ऐड कीजिएगा। किसी भी तरह की चीज़ को अगर मान के चले कि ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, समझाने के तरीके को बदलना है, तो आप उसको ऐड कीजिएगा। क्योंकि एज़ अ एलटीपी, एज़ अ लाइसेंस्ड टेक्निकल पर्सन, मैंने 3 साल तक प्रोजेक्ट में काम किया, तो मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है कि आपके जो बायलॉज़ हैं वो कंस्ट्रक्शन में कैसे काम आते हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये पता होना चाहिए हर एक सिविल इंजीनियर को, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, बट जो हमारा जो यूडीएचडी का जो हमारा रूल्स है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, वो हमें एज ए इंजीनियर पता होना चाहिए। क्योंकि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जो सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेंसी है, सबसे ज़्यादा स्पेस जो ऑक्यूपाई करता है वो आपका हाउसिंग डेवलपमेंट है। हाउसिंग डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, और इससे रिलेटेड सारे आइडियाज़ हमें होने ही चाहिए, चाहे आप इस डिपार्टमेंट में हो या इस डिपार्टमेंट में आप नहीं हो। आप सिविल इंजीनियर हो तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी होनी ही चाहिए, जो आपसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे और डिटेल्स में समझेंगे। डिटेल्स में समझेंगे हम लोग इस चीज़ को। तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो। और किसी भी तरह के डिटेल्स के लिए, किसी भी तरह की जानकारी के लिए, जो ये नंबर यहाँ पर मेंशन है, इस नंबर पर आप चाहो तो कॉल कर सकते हो। ये नंबर जो आपको यहाँ पर मेंशन दिख रहा है। तो हम लोग जो है आने वाले लेक्चर्स में इसको बहुत अच्छे से और स्टार्ट करेंगे, डिटेल्स में डील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपडेट्स मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।